यूएसए में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, दर्शकों को पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने एजुकेशन क्या किया है। सो हाय एवरीवन जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं भी स्कॉलर नहीं हूँ। अच्छा मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बस आपका पैशन और हार्ड वर्क। ओके, और आगे बैचलर्स में, 10th में, 12th में कितने नहीं, परसेंटेज? 10th में मेरे खुद के 60%, ओके सॉरी 12th में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुदीप ठक्कर और आप देख रहे हैं कानन वीजा इनसाइट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप यूएसए में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। अक्सर हमने कहा है कि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसका स्कॉलरशिप बजट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स है, अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको लेकर आप यूएसए में हायर स्टडीज करने के लिए जा सकते हैं। और उसके लिए यू नीड नॉट टू पे इवन अ सिंगल पेनी इन द नेम ऑफ ट्यूशन फीस। इतना ही नहीं, सामने से वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं। तो मौका जो है वो हिंदी का बहुत ही छोटा लफ्ज होता है और उतने ही कम वक्त के लिए आता है। तो अभी आपके पास वो मौका है कि जहां पे आप आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कॉन्सेप्ट होता है, जिनके पास स्किल होती है, जिनके पास नॉलेज होता है, कई सारे उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है, उनके पास वो गाइडेंस नहीं होता है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, किस तरीके से वो हायर स्टडीज़ के लिए जाए, कौन सी कंट्री में जाए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान शांतनु। सो शांतनु, मोस्ट वेलकम एट कानन Thank you वीजा so इनसाइट्स and thank you so much for spending your most valuable time. It's my pleasure. Yes, शांतनु, तो पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, दर्शकों को पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने एजुकेशन क्या किया है, और उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि पीएचडी के लिए आपने पूरा प्रोसेस किस तरीके से किया। सो हाय एवरीवन जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट जिसने 10th में आफ्टर पासिंग बोर्ड्स क्या करना है, हाँ। वो कंफ्यूजन वाले पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया था। ओके। बट हाँ, मेरा ये क्लियर था कि आई डोंट वांट टू डू आई डोंट वांट टू बी इन इधर मेडिसिन फील्ड ओके। और इंजीनियरिंग फील्ड। ओके। तो तब मेरा एनिमल्स के साथ काफ़ी इंटरेस्ट था। वाह। सो उस डायरेक्शन में फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब जाके मुझे पता चला कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जूलॉजी। And then I pursued my bachelor's in zoology from the Maharaja Sayajirao University of Baroda. ग्रेट। और फिर बैचलर्स ख़त्म होते होते मुझे थोड़ा एनिमल बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, उस दिशा में मेरा इंटरेस्ट, लाइक आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट। एंड फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री में मैंने मास्टर्स किया। एंड आफ्टर परसिंग माई मास्टर्स मुझे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही एक इंडिया की रिनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, वहाँ पे मैं अभी तक वर्क एज अ ट्रेनी में काम कर रहा था। ग्रेट। एंड देन अब बस पीएचडी के लिए जाना है। ओके ओके। तो ये जो पीएचडी के लिए जाना होता है यूएस में, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि पीएचडी के लिए अगर उन्हें अप्लाई करना है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या रहता है। उन्हें लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ। तो क्या बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू गेटिंग एडमिशन इन यूएस यूनिवर्सिटीज़? डिफ़िकल्ट तो नहीं होता, हाँ। बट टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी है ओके। और थोड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज यू डोंट नो एनीबडी इन दैट कंट्री। यस। एंड तुम्हें यहाँ से एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ता है। दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, बिकॉज नो वन ओवर देयर विल रिप्लाई टू यू बिकॉज दे डोंट नो यू।
So it is your responsibility that you should show some interest in their work. Okay. And if they feel that you are a genuine person, then they will definitely reach out to you. Okay. So that is the initial process. Like अगर and हाँ, the most important thing is US में PhD के लिए सिर्फ एक ही टर्म है, that is the fall intake. उसके अलावा you cannot go to spring or summer. Summer, yes. So अगर आपको suppose fall 2026 में जाना है for PhD, then you need to start working from August month of 2025. So it will take minimum of 5 to 6 months of hardcore work and reading to get into a PhD program. ओके. तो जैसे कि मान लो कि अगर मुझे मास्टर्स के लिए जाना है यूएसए में, तो मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई करता हूँ, फिर Correct. वहाँ से I-20 आता है, फिर मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है. पीएचडी के लिए सेम प्रोसेस रहेगा Same या process. कुछ अलग रहेगा? So PhD के लिए भी सेम प्रोसेस होता है. हम्म. सबसे पहले इज टू फाइंड अ पोटेंशियल कॉलेज. ओके. सपोज मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था बायोलॉजिकल साइंसेस, तो मैंने यूएस में जितने भी बायोलॉजिकल साइंसेस ऑफर करती है यूनिवर्सिटीज़, मैंने उनका एक लिस्ट निकाला. परफेक्ट. आफ्टर दैट बायोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे सब डिसिप्लिन्स होते हैं. तो आपका कौन सा सब डिसिप्लिन है, यू नीड टू फिल्टर दैट आउट. ओके. एंड आफ्टर फिल्टरिंग दैट आउट, यू नीड टू कॉन्टैक्ट द professors who are working in those field, and you need to check if there are any potential positions available in their lab or not. ओके. So you need to start emailing those professors, and once you get a positive feedback from that professor that yes, I have a position, then you can start applying to those universities via a common admission portal, which is same for masters and same for PhD. पीएचडी, यस. Yes. And once the application is completed, so there are two channels of acceptances in US universities. The first channel is straight acceptance from the lab. यस. So suppose I am a candidate, my guide is willing to take me. After applying from the common portal, the request will go to the guide. ओके. He will straight away say yes, that I want this student, ओके. and my admission is fixed. And the second channel is via a common portal, and then once the request is received by the university, a committee is formed. Then they will take multiple rounds of interview, and once those interviews are done, they will give your acceptance letter. ओके. So these are two channels, and after आप एक बार आपका acceptance आ गया, then you need to request your I-20, and the process is same as masters. मास्टर्स. ओके. Correct. लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक चेंज हो जाता है कि सबसे पहले आपको आपके जो गाइड होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं उसको रीच आउट करना होता है वाया ईमेल, वाया लिंक्डइन. आप उन्हें कांटेक्ट कर Yes. सकते हैं. और दूसरा कि उन्होंने जिस फील्ड में काम किया है, उन्होंने जो रिसर्च पेपर मतलब लिखे हुए होंगे वो आपको पढ़ने होंगे, और उसी के रिलेटेड आपको उनको मेल करना है. अब इसमें भी एक ट्रिकी पार्ट इज देर आर लॉट ऑफ पीपल और स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि कोल्ड ईमेलिंग वर्क्स. कोल्ड ईमेलिंग डेफिनेटली वर्क्स, बट कोल्ड ईमेलिंग का भी एक पैटर्न होता है. अब सपोज मैं एक प्रोफेसर हूँ, यस. एंड देर आर लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, दे विल ट्राई टू रीच आउट टू मी, एब्सोल्युटली. बट आई एम नॉट that free that I will read everyone's email. Yes. So you need to stand out amongst those candidates. Because लोग क्या करते हैं कि cold emailing में सिर्फ एक template आता है, they will just stick that template and they will send it to the professor. Yes. Where you need to stand out is आप उनका काम thoroughly read out करो using research articles available either on PubMed or Google Scholar, and then you need to show the potential direction of that work. Okay. You can frame a hypothesis or you can frame a summary of the work that you understood. Okay. And attach it to the mail. That shows your sincerity towards the work and your willingness to be a PhD candidate, because PhD एक ऐसा degree है which requires lot of hard work, lot of Yes. sincerity. So this really helps. It really helped me. So ये एक चीज़ लोग कोल्ड ईमेलिंग में भूल जाते हैं. Yes. So ये एक फॉलो करना चाहिए. तो पीएचडी का प्रपोजल भी भेजना होता है या ऐसा कोई रूल्स नहीं है? ऐसा कोई रूल नहीं है. ओके. प्रपोजल होना ज़रूरी नहीं है. इवन ये टॉपिक में ही करना है ये भी ज़रूरी नहीं है. अच्छा. बिकॉज पीएचडी में भी लैब रोटेशंस होता है यूएस में. ओके.
सो सपोज एक डिपार्टमेंट में 10 प्रोफेसर्स हैं, अगर वो डिपार्टमेंट का रूल है कि यहाँ पे आके आपको लैब रोटेशन करना है, तो यू विल बी असाइंड पर PIs फॉर 3 months ईच. ओके. सो यू कैन वर्क इन 3 different labs ऑफ डिफरेंट फील्ड्स. अगर आपको एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सपोज एक PI का काम सबसे अच्छा लगता है, बाकी 2 का नहीं लगता, तो यू कैन एनरोल इन द सेकेंड ईयर इन दैट लैब. ओके. आपको वो लैब में जाने की कोई ही ज़रूरत नहीं. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. एंड द सेकेंड पार्ट इज स्ट्रेट एंट्री टू द लैब. स्ट्रेट एंट्री के केस में होता है कि आपका पहले से ही एडवाइज़र फिक्स्ड होता है. ओके. एंड एक बार सब कंफर्मेशन हो गया तो आपको वहीं पे जाके काम करना है. फिर अगर आपको पसंद आता है तो भी इट इज़ योर फेट. सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट केस. ओके. तो आपका टॉपिक फिक्स था कि मुझे इसी टॉपिक पे करना है, हाँ, या अभी वहाँ पे जाके आप फिक्स करेंगे आफ्टर द डिस्कशन विद द प्रोफेसर? हाँ, सो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा से फिक्स था. लाइक सिंस माई बैचलर्स मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ही काम करना था. तो मेरा यही फोकस था कि आई फाइंड आउट लैब्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी. ओके. सो अभी के केस में मेरे मेंटर भी उसी फील्ड में काम कर रहे हैं. तो मेरा इज स्ट्रेट एंट्री इनटू द लैब. ओके. वेयर आई हैड 2 rounds ऑफ इंटरव्यूज विथ माई मेंटर. एंड मैंने भी थोड़ा प्रोस्पेक्टिव डायरेक्शंस दिखाया है कि ये फील्ड में अपन कौन से डायरेक्शन में आगे काम कर सकते हैं. ओके. सो येस, आई विल बी वर्किंग इन दैट एरिया ओनली. सो दैट इज़ फिक्स्ड. ओके. यस. लेकिन टॉपिक अभी तय नहीं हुआ टॉपिक नहीं है, बट जो जनरल एरिया है वो फिक्स है. बट उसके अंदर क्या पर्टिकुलरली एग्जैक्ट करना है वो वहाँ पे जाके मेंटर के साथ फाइनल डिस्कशन होने के बाद ही होगा. ओके. यस. और दूसरा एक कंसर्न जो हमेशा से इंडियन स्टूडेंट्स का रहा है कि अगर हम यूएस में जाते हैं तो हमारा खर्चा बहुत हो जाता है. यस. यूएस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. यस. तो ये सही है? बहुत ज़्यादा PhD के लिए आपको मतलब पे करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं. अच्छा. लाइक यू नीड टू जस्ट बाय अ एयर टिकट हाँ. एंड रीच आउट टू दैट कंट्री. दैट्स इट. उसके अलावा आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा अनलेस वहाँ की सिचुएशन क्या है. PhD एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ US में फुल्ली फंडिंग मिलता है आपको. मेरे केस में मुझे फुल टीचिंग असिस्टेंटशिप मिला है. ओके. विच कवर्स ऑल माई ट्यूशन फीस, माई हेल्थ इंश्योरेंस, एंड दे इन रिटर्न मी पे स्टाइपेंड विच इज़ ऑफ $2,000 पर मंथ. ओके. सो मुझे कहीं और बाहर जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट नीड टू वर्क एज अ ट्यूटर फॉर कपल ऑफ आवर्स इन अ वीक. ओके. दैट्स इट. ओके. तो ट्यूशन फीस भी आपका वेव्ड ऑफ हो चुका है, और आपको लिविंग एक्सपेंस का भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. वो भी मतलब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है एज अ फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड. ओके. उसी स्टाइपेंड को आप यूज़ करके हाउस भी रेंट पे ले सकते हैं. आपका लीजर भी हो जाएगा. बिकॉज $2,000 फॉर अ सिंगल स्टूडेंट इज मोर देन इनफ. दैट्स व्हाट आई बिलीव. अगर आप सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो. बिकॉज हाउस रेंट इज ऑलमोस्ट $500 इफ यू आर लिविंग विथ समवन. ओके. ग्रोसरीज अप टू द मैक्सिमम लेवल $200. बाहर खाया भी तो भी $300. यू कैन डेफिनेटली सेव अप टू $500 अ मंथ. वाओ. एंड उसके अलावा भी रहता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आपको कुछ खरीदना है तो देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन स्पेंड $2,000. ओके. तो जितने भी मतलब इंडिया के लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज अपनी रखते हैं, और वो अगर यूएस में PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता है. यस. तो बेसिक चीज़ें कौन सी है जो होनी चाहिए? क्योंकि मास्टर्स डिग्री तो बहुत सारे लोगों ने की हुई है, PhD करने के लिए भी बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं जी, है ना. तो बेसिक चीज़ें कौन सी होती है? रिसर्च पेपर लिखना होता है, हाइपोथेसिस आपका रेडी होना चाहिए. ओके. किस तरीके का होता है? सो बेसिक रिक्वायरमेंट यही है PhD के लिए कि आपका प्रीवियस वर्क जो आपने किया है वो कभी डिविएट मत करो. दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. तो बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ के प्रोफेसर्स ये देखते हैं कि लाइक आपका एरिया ऑफ बैकग्राउंड उनके इंटरेस्ट के साथ कितना अलाइन करता है. तो सपोज़ मैंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मेरा बैचलर्स में भी काम था, मास्टर्स में भी था, तो मैंने वही लैब चूज़ की जो वही डायरेक्शन में काम कर रहा है. yes. अगर आप सपोज बायोलॉजिकल साइंसेस में काम कर रहे हो बट आप अगर प्लांट साइंसेस में जाना चाहते हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज दे ऑलवेज प्रेफर समबडी जिनका प्रायर एक्सपीरियंस हो. ओके. उसके अलावा
पेपर, यस, पब्लिकेशन डेफिनेटली हेल्प्स बिकॉज वो आपका एक्सपर्टीज दिखाता है, नॉट इवन एक्सपर्टीज बट बेसिक स्किल्स जो उनको रिक्वायर्ड होती है लैब में काम करने के लिए. ओके. एंड आपका डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी वो आपके एसओपी के थ्रू दिखाता है. उसके है, अलावा yes. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देयर आर नो परसेंटेज रिक्वायरमेंट एज वेल ओके. बिकॉज इंडियन यूनिवर्सिटीज विल नेवर गिव यू straight A. And especially when I talk about my university, I never got straight A. Absolutely. I had E grades, I had D grades, I had Okay. B's also. Okay. But you should show your sincerity. Hmm. And you should be like confident enough in front of them when they approach you that you can do something better. Okay. So that is the basic requirement. And talking about future scopes of PhDs is yes, definitely, because STEM fields जो हैं, Hmm. science, like science, technology, engineering and maths. Mathematics. तो US में STEM fields के लिए काफ़ी scopes हैं in Absolutely. after PhD. And even masters के बाद भी वहाँ पे आपको OPT जो optional practical training program मिलता है. So it definitely gives you lot of advantage in your career. And obviously PhD है तो आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलता है और आप एक हायर पोजीशन पे भी कोई भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं. और सेम जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे भी आप पढ़ा सकते हैं. करेक्ट. तो एक प्रोफेसर बनने का मौका तो आपके पास Yes. हमेशा सही रहता है. Yes. आपने क्या सोचा है, मतलब प्रोफेसर लाइन में जाना है या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है? वो अभी तो मैंने भी नहीं सोचा. क्योंकि एक MNC में काम ऑलरेडी कर चुका हूँ. ओके. तो अब एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी लेना है जो मैं PhD के दरमियान लूँगा. यस. एंड वंस इट गेट्स कंप्लीटेड देन मीनवाइल आई कैन डिसाइड कि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल, नॉट इवन कंफर्टेबल बट मुझे मोनोटोनस चीज़ें करना पसंद नहीं है. ओके. सो समथिंग न्यू शुड बी देयर एवरी डे. तो फिर देखेंगे जो भी मुझे अच्छा लगेगा फिर वो यस फाइनल करेंगे. लोकेशन मतलब क्या है आपकी कॉलेज का, किस तरीके का है? मेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी है और वो स्टेट ऑफ विस्कॉन्सिन में है. ओके. एंड यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलवॉकी. ओके. और वो काफ़ी अच्छा लोकेशन है बट हाँ काफ़ी ठंडा भी है. अच्छा. क्योंकि विंटर्स वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम है. यस. और काफ़ी अच्छा है. सिटी भी काफ़ी लिवेबल है, पीसफुल है. तो या ओके. आपने कोई अलग से एग्ज़ाम दिया था, लाइक GRE का एग्ज़ाम देना होता है PhD के लिए, फिर तो वो आपने दिया था GRE का एग्ज़ाम? अब सिंस लास्ट आई थिंक 2 या 3 इयर्स देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट कि आपको GRE देना ही है. ओके. अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेज में या बहुत बड़ी स्कूल में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ले लो, सैन फ्रांसिस्को, हार्वर्ड, जॉन्स हॉपकिन, अगर बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाना है तो दे विल डेफिनेटली कंसिडर GRE बिकॉज इट शोज दैट यू स्टैंड आउट समवेयर. बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन USA लाइक ऑलमोस्ट 90% दे गिव यू ऑप्शन कि यू कैन सबमिट योर GRE स्कोर्स बट इफ यू डोंट हैव इट इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन एडवाइजेबल है. एडवाइजेबल है. GRE है तो अच्छा, ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है मिलता GRE. है. यस. एंड TOEFL इज द रिक्विजिट. एंड यस, लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि US के लिए दे गिव IELTS. बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको PhD प्रोग्राम में जाना है तो दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू TOEFL इंस्टेड ऑफ IELTS. ओके. डेफिनेटली. तो उसमें मतलब ये रूल्स है कि TOEFL ही देना है? नहीं, IELTS के बेस पे भी होता है. बट मैंने जितने भी लोगों से बात की है आज तक या जितने मेरे सीनियर्स भी गए हैं, एवरीबॉडी प्रेफर्ड TOEFL यस इंस्टेड ऑफ IELTS. परफेक्ट. एंड TOEFL में भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं अपने अपने, फिर वो यूनिवर्सिटी वाइज वेरी होता है. यूनिवर्सिटी के बाद डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी होता है. सपोज एक एक्स यूनिवर्सिटी का जनरल ग्रेजुएट प्रोग्राम रिक्वायरमेंट इज 70 बट द डिपार्टमेंट वांट्स 100 फॉर PhD. ओके. सो PhD के केस में फिर डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट्स भी अलग होते हैं बिकॉज यू नीड टू, दे आर ऑफरिंग यू असिस्टेंटशिप, so you need to show your English skills as well because you are going to teach the students who are studying over there. So there are 2 requirements for a PhD student when you apply. ओके. उसके अलावा कोई भी एग्जाम, उसके अलावा कुछ भी. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई भी रिसर्च पेपर अभी तक नहीं लिखा है और मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन हो सकता है, या
कोई बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। काफ़ी लोगों का रिसर्च पेपर नहीं होता फिर भी होता है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स, हाँ लक भी मैटर करता है, अच्छा। नो डाउट, बिकॉज 1 in 10 पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से कोई रिप्लाई बैक करेगा। हाँ। उसके बाद डिस्कशंस होते हैं, एसओपीज होता है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा सा भी यूनिवर्सिटी में बट पेपर नहीं है, इट डेफिनेटली वर्क्स आउट। ओके। मेरा भाई था जिसने 2018 में अप्लाई किया था, उसका भी पब्लिकेशन नहीं था, नहीं था, बट yes। ही वॉज वे टू सिंसियर, उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया एंड ही गॉट सिलेक्टेड फॉर पीएचडी। देयर आर लॉट ऑफ केसेस जिनके पास पब्लिकेशन, क्योंकि पब्लिकेशन हर एक के पास नहीं होता, नहीं बट होता है, yes। पीएचडी के लिए जाते हैं लोग। ओके। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। और रिकमेंडेशंस भी मैटर करता है। अच्छा, ये रिकमेंडेशन क्या होता है? ये रिकमेंडेशंस फ्रॉम द फैकल्टी विथ whom you have worked। सो सपोज आपके मल्टीपल फैकल्टीज थे, और लाइफ साइंसेस फील्ड में ऐसा होता है कि देर इज़ अ प्रोजेक्ट वर्क। ओके। सो आपने जिनके साथ प्रोजेक्ट किया है ड्यूरिंग योर बैचलर्स, ड्यूरिंग योर मास्टर्स, आप उनसे रिकमेंडेशन लो, नॉट फ्रॉम एनी अदर फैकल्टी, बिकॉज आपके सीवी में लिखा होगा कि मैंने ये फैकल्टी के साथ काम किया है, बट अगर रिकमेंडेशन उनका नहीं होगा तो इट वोंट शो इम्पैक्ट। तो वही एक फैकल्टी है जो आपको एकदम करेक्ट ओपिनियन आपके सामने वाले प्रोफेसर को हैंड ओवर कर सकता है। तो द रिकमेंडेशंस ऑल्सो मैटर्स। सो सिलेक्ट दोज फैकल्टीज हु विल गिव यू गुड रिकमेंडेशंस एंड जेन्युइन रिकमेंडेशंस, बिकॉज दे वांट जेन्युइन रिकमेंडेशंस। अगर आप में ये फॉल्ट है दैट यू आर स्लो लर्नर, दे विल राइट इट, नो प्रॉब्लम, they will also accept because nobody is same. Yeah, nobody is so perfect, that is yes। they just want genuinity in the case। so that is the most important part। मतलब whom ever so concerned वाला जो सिंपल फॉर्म फिलअप करके देते हैं वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल चलेगा। नहीं। यूनिवर्सिटी एक इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोवाइड करेगा, इट विल बी एवरीथिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स, आपको पता नहीं चलेगा उन्होंने क्या लिखा है। क्या लिखा है, यस। बट जो भी लिखना है आप सामने से बोलो कि जो भी लिखोगे करेक्ट लिखो, ज़्यादा हाइप करके मस्का मार के मत लिखना। लिखना, यस। तो डेफिनेटली इट हेल्प्स। तो पीएचडी के लिए जहाँ तक हमारी बातचीत हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इतना भी डिफ़िकल्ट है अगर आप यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट सर्टेन थिंग, जैसे कि आप यू आर पैशनेट अबाउट द योर पर्टिकुलर फील्ड, राइट। उसी तरीके से कोई इकोनॉमिक्स में अगर पैशनेट है और उसने अच्छी तरीके से काम किया हुआ है, लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर उस फील्ड के लिए, राइट। और फिर उस प्रोफेसर को अगर आप रीच आउट करते हैं तो कितने इंटरव्यू कितने हुए थे आपके? मेरे केस में 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे। 2 राउंड्स ऑफ 2 इंटरव्यू। राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, बट इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज, इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट, हर एक, ओके और एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन देयर वेबसाइट। ओके आपको सब कुछ पता चलेगा। एंड इनिशियल मेल्स में ही यू मेंशन दैट वी वांट, लाइक आई वांट टू सेट एन इंटरव्यू और मीटिंग विथ यू। ओके इफ ही और शी सेज यस, द फर्स्ट राउंड विल हैपन। आफ्टर दैट वो आपको इनकरेज करेंगे अप्लाई करने को। एप्लीकेशन एक बार उनके पास स्क्रीनिंग के लिए गया, देन दे विल अगेन रीच आउट टू यू सामने से कि आई वांट यू टू फेस अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू। ओके। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, on the guide, on the department, on the admissions committee। ओके। but yes, it is not that difficult जितना लोगों ने hype बना के रखा है, यस। ओके। और ऐसा भी है कि बहुत स्कॉलर होना ज़रूरी है? नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ रहता है? कुछ भी एलिजिबल, मैं भी स्कॉलर नहीं हूँ। अच्छा। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बस आपका पैशन और हार्ड वर्क, ओके। तो मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो 50-60% के आसपास रहता है उसका, लेकिन क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है ना, हम आउटडेटेड सिलेबस को स्टडी करते हैं, तो कई बार जो है वो मेरा पैशन कुछ और रहता है, लेकिन मार्क्स की रेस में मैं आगे नहीं निकल पाता। करेक्ट। लेकिन मैंने रिसर्च बहुत किया हुआ है, मैंने पढ़ाई बहुत की हुई है, मैंने बुक्स बहुत पढ़ी हुई है, और एक प्रॉस्पेक्ट मेरा क्लियर है कि मुझे क्या करना है। और डेफिनेटली यूएस इज़ द कंट्री के जहाँ पे आपको अच्छा फंड मिलेगा, अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, अच्छे मेंटर मिलेंगे। तो मैं अगर अप्लाई करता हूँ, इवन दो मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरा रिसर्च पेपर है जो काफ़ी अच्छा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यूएस में आपको एडमिशन, ऐसा कोई सेट ऑफ क्राइटेरिया है कि इतने परसेंटेज तो होने ही चाहिए? हाँ, सो पीएचडी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3
on the scale of 4. ओके, So CGPA, like GPA, which they जीपीए call. वहाँ के, यस, So 3 GPA चाहिए आपको minimum on the scale of 4. ओके, 3 से नीचे होगा तो they won't consider your Consider application. your So that is the only minimum requirement. उसके Okay. अलावा no publications, no awards, कुछ भी नहीं होगा तो भी they accept. एक्सेप्ट, यस, बस 3 GPA होना जरूरी है. I think 3 GPA in the scale of Indian percent when I talk it is around 70%. 70%, So yes, you need to have at least 70% इन योर मास्टर्स in your master's degree. ओके, और आगे बैचलर्स में, 10th में, 12th में कितने नहीं, परसेंटेज से वो कोई मैटर बिल्कुल नहीं कोई करता? मैटर नहीं करता. ओके, 10th में मेरे खुद के 60%. ओके, सॉरी 12th में. 12th पे, सो यस, नोबडी चेक्स. बस आपका मास्टर्स में 70 के ऊपर चाहिए. तो फिर आप पीएचडी के लिए पीएचडी के अप्लाई लिए कर आप, सकते बिकॉज दैट इज द मिनिमम सेट रिक्वायरमेंट. हैं. आई थिंक मास्टर्स के लिए होता है कि 2.8 के ऊपर भी चलता है कभी कभी, बट पीएचडी के लिए 3 ऑन द स्केल ऑफ 4 इज रिक्वायर्ड. ओके, अगर बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है तो 3.5 भी होता है कभी कभी. ओके, सो बिलो 3.5 ऑल्सो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता. बट 3 इज द मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट विच इज देयर. आपने कोई बकेट लिस्ट बना के रखा है कि यूएस जाके ये करेंगे, वो करेंगे? फिलहाल तो कुछ लिस्ट नहीं है. अभी आगे का प्रिपरेशन कैसे करना है वही चैलेंज है, क्योंकि 5 साल वहाँ पे अब गुजारना है. यस. बट हाँ, कहीं तो भी डिज्नीलैंड फॉर श्योर. तो संतनु, और एक कंसर्न है कि मान लो कॉलेज ने इतनी हमने मेहनत कर ली, प्रोफेसर से हमने ये बातचीत कर ली, लेकिन उसके बाद भी एक वीज़ा का प्रोसेस होता है. करेक्ट. वीज़ा ऑफिसर को आपको कन्विंस करना पड़ेगा. तो ये प्रोसेस में क्या डिफ़िकल्टीज रही और आपका एक्सपीरियंस ये पूरे प्रोसेस में क्या रहा? सो वीज़ा, आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस वाज स्केरी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इन द एम्बेसी. बट मैंने जब वीज़ा ऑफिसर से बात की तब आई वॉज वे टू काम. ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, यस, योर वर्क, Yes. वेयर आर यू गोइंग. यू जस्ट नीड टू टेल हिम वॉट ही आस्क्स, ओके, word to word, ना कम ना ज़्यादा, यस, and that's it. He will straight away give you. What I feel is कि visa officers ये देखते हैं कि how genuine your case is, ओके, and when we talk about PhD, it shows your academic excellence straight away. After that, अगर आपके पास funding है तो financial issues भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है. ओके, Because the officer also knows कि आपको funding मिलने वाला है, financially कोई भी requirement नहीं है. एंड द थर्ड थिंग, आपके होम टाइज देखते हैं वो लोग. हाँ, अगर आपकी फैमिली यहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड है, इफ़ यू आर विलिंग टू कम बैक, व्हाई नॉट, दे विल डेफिनेटली गिव यू वीज़ा. ओके. तो आपने कहा जो स्कैरी एनवायरनमेंट था वो किस तरीके का था? स्केरी एनवायरनमेंट इन द सेंस रिजेक्शंस, हाँ, बिकॉज एम्बेसी में विंडोज आर ओपन, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन हियर एवरीथिंग. ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे आर वॉकिंग. हाँ, You can hear them say, the officer will say, sorry, I am not approving your visa. ओके, So वो एक सिचुएशन बस होती है कि आपको सब सुनाई देता है, आप सब देख पाते हो, और फिर आपको एक फियर आता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा? यस, बिकॉज यू आर नेक्स्ट. दैट इज द ओनली फियर, लाइक स्केरी थिंग इन दैट एंटायर प्रोसेस. कितने घंटे का मतलब आपको वक्त लगा था? पूरा प्रोसेस करने के लिए 2 घंटा. 2 घंटा, यस. सो इफ आई वुड सजेस्ट, आपका अपॉइंटमेंट सुबह 8:30 का है, रीच आउट बाय 7:30. आपको स्ट्रेट एंट्री मिलेगा, अंदर वेटिंग हॉल है, वहाँ पे वेट करो, और पूरा प्रोसेस आप 10:30 तक आप बाहर आ जाओगे. 2 आवर्स का प्रोसेस है पूरा, नॉट मोर देन दैट. ग्रेट शांतनु. तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, और आपने भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से सभी चीज़ों के बारे में बताया है. और व्यूअर्स, फिर भी अगर आपके कोई सवाल है, क्योंकि अगेन पीएचडी के जितने भी लोग पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, उनके बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस भी रहेंगे. जितने क्वेश्चंस मुझे पता थे उतने कवर करने का हमने इस पॉडकास्ट में प्रयास किया है. फिर भी अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. शांतनु से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनका आंसर देना, क्योंकि ये पॉडकास्ट का हमारा मकसद बस इतना ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीएचडी के लिए जाए. रिसर्च का जो एनवायरनमेंट यूएस में आपको मिलता है, बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट आपको मिलता है. और अगर हम हमारी हिस्ट्री भी देखते हैं तो बहुत सारे इंडियंस है कि जो यूएस में आगे पढ़ाई करने के लिए गए हैं और उसके बाद वो इंडिया आए,
उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, चाहे वो बिजनेस फील्ड में काम हो या बहुत सारी फील्ड में काम हो। और अगर वो यूएस में सेटल भी हो गए हैं, किसी और कंट्री में भी सेटल हो गए हैं, तो पूरी दुनिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है और उस टैलेंट को अगर एक अच्छी राह मिल पाए तो थैंक यू शांतनु के इस मेन जो हमारा मकसद था वो पूरा करने में कहीं ना कहीं आपने हमें सहयोग दिया। और आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए यूएस में पढ़ने के लिए, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो यहाँ पे है ही नहीं। सिर्फ आपके पास टैलेंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपने अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ है, तो यूएस की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कीजिए कहीं पे भी। अगर आपको कोई भी ज़रूरत रहती है, @kanan.co we are always ready to help you. So thank you very much for spending your most valuable time with us, and all the very best for your bright and enlightened future. Thank you very much.